तो बच्चों हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पर थे पिछले वीडियोस में, और वो टॉपिक था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसका अलग अलग तरीका हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था ppm पार्ट्स पर मिलियन, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद जो है हम लोग इसी टॉपिक में उसका और फर्दर एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मोलैरिटी तक बात हो चुकी थी हम लोगों की, उसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी ध्यान रखेंगे, वो जो इसके पहले था वो मोलैरिटी था, RITY था, और यहाँ पे LITY है, यानी मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जो मोलैरिटी हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसको कैपिटल M से डिनोट किए थे, बड़े M से, और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी, इसका एक फॉर्मूला पहले चेक कर लेते क्या है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम, है ना। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते हैं हम लोग। स्मॉल n मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसे लिखते हैं, B से लिखते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, सॉल्वेंट यानी कि A हो गया। ठीक है, इन kg। एक्सप्रेशन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो ये मोल्स है, ये मास है kg में, तो ऊपर में मोल हो गया और नीचे kg हो गया, तो मोल पर kg ऐसे डिनोट करेंगे। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, मोल पर kg, एक ही बात है। ठीक है, तो ये यूनिट की बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को क्या देखना है, ये जो मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम B की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे फिर मास ऑफ सॉल्वेंट है इन kg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मोलैलिटी का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में मोलैलिटी का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में मास, मोलर मास, मास, यानी सभी मास ही आ रहा है केवल, है ना। और मास जो होता है किसी चीज़ का, वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होता, है ना। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं किसी सब्सटेंस का, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है, मगर टेम्परेचर को चेंज करने से उसका मास जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और इस रीज़न से क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर, हम या इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो अगर फ्लक्चुएट करता है, तो मास जो है वो तो चेंज होगा नहीं, और इसलिए क्या होता है, मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है ना। विथ वेदर कंडीशंस या टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने से मोलैलिटी का जो वैल्यू एक्सप्रेस किया हुआ है किसी सॉल्यूशन के ऊपर, वो चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग मोलैलिटी में किसी सॉल्यूशन
के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहेंगे या प्रेफर करते हैं। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो हमें कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो मोलैरिटी से ज़्यादा मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे। क्यों? लास्ट क्लास में हम लोग वीडियो में देख भी चुके हैं कि मोलैरिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, विथ टेम्परेचर वो चेंज कर जाता है। तो इसी रीज़न से यहाँ पर टेम्परेचर के साथ मोलैलिटी चूँकि चेंज नहीं करता है, इसलिए हम लोग मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाता है, यानी प्राथमिकता दी जाती है, ये मतलब हुआ इसका। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी because molality depends upon mass only, which does not change with टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है ना। तो मोलैलिटी को इसलिए हम लोग प्रेफर भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा होगा 1 मोलाल, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1 मोलाल सॉल्यूशन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 m सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। 1 मोलाल सॉल्यूशन बोले या फिर 1 m सॉल्यूशन बोले, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए, मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला है तो ये 1 है, ये 1 है, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ये 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, तो 1 कर दिए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये 1 होगा, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो 1 मोलाल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का 1 kg में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे 2m सॉल्यूशन, 2 मोलाल सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में 2 है वैल्यू, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो है 1, ये हो गया 2 मोलाल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए है डेसीमोलाल सॉल्यूशन, अगर ऐसे लिखा हुआ है डेसीमोलाल सॉल्यूशन, इसका मतलब ऐसे भी हुआ 1/10 m, ऐसे भी लिखा हो सकता है। यानी मोलैलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि मोलैलिटी जो है किसी सॉल्यूशन का
वो 1/10 है। ठीक है, तो जितना मोलैलिटी का वैल्यू है इसका क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/10 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है। तो जितना भी मोलैलिटी दिया हुआ है वो उतना मोल्स हो गया 1 kg सॉल्वेंट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है डेका मोलाल सॉल्यूशन, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, मोलैलिटी जो है वो 10 है, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg वो 1 kg है। ठीक है, इस तरह से करते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मोलैलिटी जो हम लोग पढ़े उसमें एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना ही कि होता क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स सॉल्यूट का मौजूद है, उसी को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी, उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मोलैलिटी का हम लोगों ने देखा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में NB/WA इन kg, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये बात तो ये हो गई बात इसकी। और एक और क्या ध्यान रखना था हम लोगों को कि मोलैलिटी जो होता है वो सिर्फ मास पर ही डिपेंड करता है, वॉल्यूम वगैरह पे तो करता नहीं है, इसलिए और टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज होता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के घटने बढ़ने से मोलैलिटी चेंज नहीं होता, और इसलिए हम लोग मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए। इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये मोलैलिटी की बात हो गई। एक दूसरा अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखिए, तो मोल फ्रैक्शन में क्या है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई से डिनोट करते हैं, ऐसे इसको पढ़ते हैं जाई, बट अमूमन हम लोग ऐसे बार बार नहीं लिखते हैं, तो स्मॉल x लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे जाई होता है, ऐसे लिखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन जो होता है, जिस चीज़ का भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल्स बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, उसका मोल्स बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला वो है ना। तो कहने का मतलब अगर सपोज़ कि हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिए, ठीक है, और A और B ये दो चीज़ मिला के सॉल्यूशन बना, ये सॉल्वेंट है, B हम लोगों ने सॉल्यूट के लिए लिया हुआ है। तो अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ A का सपोज़, तो XA लिख दिए या जाइए, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट लिखें, यानी जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का मोल्स यहाँ पे लिखना है। तो उसी का मोल्स यानी A का मोल्स, तो मोल्स ऑफ A लिख देंगे, हो गया। बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो बना है उसमें A और B दोनों हैं, है कि नहीं। जो सॉल्यूशन बना है उसमें तो A और B दोनों हैं, तो इसलिए क्या होगा, टोटल मोल्स जब हम बोल रहे हैं तो A प्लस B, यानी मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया। अब अगर मान लीजिए B कंपोनेंट जैसे है, तो B कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ B बाई टोटल, तो टोटल जो लिखेंगे वो क्या होगा, Na प्लस Nb, ये हो गया टोटल, है ना।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, किसी चीज़ का फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, उस चीज़ का जितना हिस्सा है टोटल में, तो बाई टोटल कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में जैसे दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स का अगर मैं मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देता हूँ, जैसे ये, ठीक है, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, यानी कि Na बाई Na प्लस Nb, और फिर प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, Na प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 आता है हमेशा। अब जैसे दो कंपोनेंट है, अगर उस दो कंपोनेंट है जैसे, तो दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 है। अगर सपोज़ कि यहाँ पर कहीं पे अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन मैं ऐसे लेता हूँ जिसमें 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी, ये तीनों को मिला के सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जब करेंगे, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम जब करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हो, तो मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। अब जैसे अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, जैसे ये सॉल्यूशन ले लें, दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया, ए का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं कुछ भी है, सपोज करते हैं कि 0.2 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो या तो मैं फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, या फिर टोटल चूँकि 1 होता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा कि दो मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। एक का अगर मुझे पता चल गया तो दैट मीन्स क्या होगा, जैसे ए का मुझे पता है 0.2 प्लस दूसरे का ये इक्वल्स टू 1 होगा, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, 1 में से पहले वाले का माइनस कर देंगे, तो हमारा दूसरे का मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि फिर से फॉर्मूला लिखें और फिर से उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शंस के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मोल फ्रैक्शन के यूनिट की बात की जाए कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला में क्या है, किसी भी चीज़ का जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं या कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो जो यहाँ पे आ रहा है वो है मोल्स बाई टोटल मोल्स, है कि नहीं, मोल्स बाई टोटल मोल्स। तो जब मोल्स बाई टोटल मोल्स है तो ऊपर नीचे दोनों तो मोल्स ही हो गया, तो वो कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं, यूनिटलेस, है ना, सिर्फ एक नंबर क्वांटिटी है ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन यानी ज़ाई, ये जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस या जस्ट एक नंबर क्वांटिटी है। यूनिटलेस बोले या नंबर क्वांटिटी बोले एक ही बात है, यानी कि सिर्फ नंबर में एक्सप्रेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है अलग से, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो ये हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जैसे है और उसका अगर क्वांटिटी बढ़ता है सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर सपोज उसका क्वांटिटी सॉल्वेंट में बढ़ता है, तो सॉल्वेंट में अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। या फिर ये कह लें कि कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, तो ज़्यादा सॉल्युबल होने का क्या मतलब हुआ कि वो ज़्यादा घुल रहा है। ज़्यादा घुलने का क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में उसका अमाउंट बढ़ रहा है। अमाउंट बढ़ रहा है का क्या मतलब हुआ, उसका मोल्स बढ़ रहा है। मोल्स बढ़ने का क्या मतलब हुआ, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो वही चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई चीज़ अगर किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा घुल रहा है
या उसका अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में इन बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने अभी कहा उतना काफ़ी है। एक और हम लोग दूसरे टर्म पे आ जाएंगे, वो है नॉर्मेलिटी। ये एनसीईआरटी में है नहीं दिया हुआ, बट हम लोगों को जानना चाहिए नॉर्मेलिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी जो है वो होता क्या है, देखिए नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है या इसको ऐसे बोल सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का जो भी मास दिया हुआ है, 2 ग्राम 5 ग्राम जो भी ग्राम दिया हुआ है, तो उसी को हम बोल रहे हैं गिवन मास, ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसको हम लोग बाई कर देंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसका मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास उस सॉल्यूट का, और नीचे तो वॉल्यूम है ही। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ये लीटर में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मोलैरिटी में था वैसे ही, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे देखिए, ये तो गिवन मास हो गया, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट की जगह मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि बी मतलब सॉल्यूट, इनटू ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो गिवन मास है उसको जनरली हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे थे गिवन मास को, तो वही मैं लिख देता हूँ। तो गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, ये ऊपर वाला हो गया, बाय इक्विवेलेंट मास। ध्यान देंगे इक्विवेलेंट मास किसी चीज़ का क्या होता है। ऐसे इक्विवेलेंट मास अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का बाय n फैक्टर। n फैक्टर को हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये टर्म हो गया इक्विवेलेंट मास, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये बातें हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ये मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्यूट का ही होगा ऑब्वियस है, बाय n फैक्टर, ऊपर चला जाएगा n फैक्टर। n फैक्टर मतलब वैलेंस फैक्टर, अभी मैं बताऊंगा इस पे कि ये क्या होता है n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये जो गिवन मास है बाय
मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, ये मोल्स होता है, तो ये मोल्स एन भी लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, इसके जगह पे मैं मोल्स लिख सकता हूँ, वही मोल्स मैंने लिख दिया। और नीचे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू यहाँ पे एन फैक्टर आया हुआ है, एन फैक्टर का मतलब होता है वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसको हम लोग, ये वाला टर्म जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी, है ना। ये जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी, इसके जगह पे कैपिटल एम लिख रहा हूँ, इसका मतलब मोलैरिटी, ध्यान होगा। तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये जो नॉर्मैलिटी है एन, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू हो गया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यानी कि मोलैरिटी, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, या उसी को हम लोग वैलेंस फैक्टर भी कहते हैं, एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग ने ये देखा यहाँ पर कि, या इसी को मैं और फिर ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू यहाँ पे मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये हो गया नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर को क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर भी, तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मैलिटी को कैलकुलेट करते हैं। बट आपको लग रहा होगा कि इतना सारा लंबा सा चीज़ है, क्या कैसे है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत सिंपल और छोटा सा चीज़, ठीक है। मैं अभी और बताऊंगा इस पर, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग नॉर्मैलिटी पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू हम लोग ने क्या देखा, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो जैसा हम लोग मोलैरिटी तो समझ ही चुके हैं, तो अगर आपको मोलैरिटी पता है या मोलैरिटी आप इजीली निकाल सकते हैं, तो सिंपली वैलेंस फैक्टर से उसको इनटू कर देंगे तो आपको नॉर्मैलिटी मिल जाएगा। देख रहे हैं ना फॉर्मूला में जो है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो मैं वैलेंस फैक्टर से उसको अगर इनटू कर दूंगा तो उस चीज़ का मुझे नॉर्मैलिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है कि वैलेंस फैक्टर क्या है, तो देखिए वैलेंस फैक्टर कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सिंपली जैसे आप समझते हैं कि एसिड बेस, ये तो आपको पता है कि क्या होता है एसिड बेस ये सब। तो जो एसिड बेस के लिए जैसे कोई सब्सटेंस है, सपोज़ कि एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे कोई एसिड होता है तो एसिड जनरली H+ देता है ना, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इस तरह का जो एसिड सब है ये सब क्या करता है, H+ देता है सॉल्यूशन में। तो अगर एसिडिक कोई सब्सटेंस है तो वो कितना H+ दे रहा है वो उसका वैलेंस फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और जो एसिड H+ देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक एसिड्स, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटिक एसिड्स मैंने क्या बोला, विच गिव H+ आयन, तो ये हो गया प्रोटिक एसिड्स। तो प्रोटिक एसिड्स के केस के लिए अगर हम लोग देखें तो जो वैलेंस फैक्टर है, वैलेंस फैक्टर ये वैलेंस फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय द एसिड। ठीक है, H+ आयन वो कितना देता है एसिड, वो उसका वैलेंस फैक्टर कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल में आप देखिए जैसे HCl कितना H+ देगा, एक ही H+ देगा ना, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या कहलाएगा, एन फैक्टर भी बोलते हैं उसको। एन फैक्टर क्या कहलाएगा, कितना होगा, 1।
अगर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 तो ये कितना H+ देगा, 2H+ देगा, 2H+, ठीक है। जो एसिड्स H+ देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक एसिड्स, ठीक। तो HCl एक H+ देगा तो वैलेंस फैक्टर 1, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वैलेंस फैक्टर को NF ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 2H+ देगा तो वैलेंस फैक्टर 2, इस तरह से। नाइट्रिक एसिड है HNO3 एक H+ देगा तो वैलेंस फैक्टर क्या होगा, कितना होगा, 1, इस तरह से, ठीक है। तो कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो इस तरह से हम लोग उसका वैलेंस फैक्टर पता कर लेंगे, और इस वैलेंस फैक्टर से जब उसके मोलैरिटी को इनटू कर देंगे तो वो नॉर्मेलिटी मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो HCl या HNO3 केस में 1 वैल्यू है, यानी वैलेंस फैक्टर 1, वैलेंस फैक्टर 1 है, यानी कि जो मोलैरिटी होगा वही नॉर्मेलिटी होगा, ठीक है। उसी तरह से बेसिक कंपाउंड के लिए बेसिस के लिए जो OH- देता है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वैलेंस फैक्टर होगा, वैलेंस फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में NF, ठीक है। तो उसके लिए जो वैलेंस फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ OH- आयन गिवन, ठीक है। जैसे NaOH कितना OH- देगा, एक OH- देगा, तो वैलेंस फैक्टर हो गया 1। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितना OH- देगा, 2 OH- देगा, तो वैलेंस फैक्टर कितना होगा इसका, 2। मैंने लिख दिया यहाँ पे वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ OH- आयन गिवन, यानी जो बेस है वो कितना OH- आयन दे रहा है, जितना OH- का संख्या देगा वो संख्या ही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। तो NaOH है तो 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 2 OH- देगा तो वैलेंस फैक्टर 2। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं लिख दूँ NH4OH, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH4OH, तो ये कितना OH- देगा, एक OH- देगा, तो इसलिए वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1। इस तरह से हम लोग वैलेंस फैक्टर निकालते हैं। एसिडिक सब्सटेंस हो तो कैसे करेंगे, बेसिक सब्सटेंस है तो कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कोई और सब्सटेंस है, सपोज करते हैं कि जैसे कोई ऐसा चीज़ है जिसका आप नहीं पता कर पा रहे कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो आप सिंपली उस चीज़ का जो भी एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, उसका आप वैलेंसी देख लीजिए, जो उसका वैलेंसी होगा वही उसका वैलेंस फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिंक का कोई कंपाउंड है, तो जनरली जिंक जो है वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और Zn2+ बनाता है, ठीक है। तो यानी कि जिंक का जो वैलेंसी है वो 2 है, तो उसका वैलेंसी से ही उसको इनटू कर देते हैं, तो वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग करते हैं, है ना। जैसे n फैक्टर बोल रहे हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। कई बार हम लोग अगर मान लीजिए कोई आयनिक रिएक्शन है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे भी हम लोग, वो भी उसका n फैक्टर कहलाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका क्या कहलाता है, वैलेंस फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी को पता करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी आप लोग समझ गए क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक। मैंने सारा एक्सप्रेशन भी उसका किया यहाँ पर अभी जस्ट, और लास्ट में हम लोगों ने यही कंक्लूड किया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यहाँ पर इसको लेकर के नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से जो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का, तो उसके लिए अलग अलग जो तरीका है वो हम लोगों ने पढ़ा सारा, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है,
ठीक है। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन मेरे पास एनसीईआरटी का है यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे मैं एक आध कहीं से एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है 1.1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सेकंड नंबर इसका मोलर मास निकालना है। तो आप लोग जानते हैं मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12 प्लस 2 है और एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 ये हो गया 44। तो 44 मोलर मास था, तो ग्राम पर मोल। ठीक है, एक ये बात हो गई मोलर मास निकालने के लिए। फिर आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.2। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। मास है ना, मास परसेंट निकालना है डिफरेंट एलिमेंट्स का, किसमें, सोडियम सल्फेट में। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे इसका। सोडियम का 23 होता है इंटू 2, ये 2 था, प्लस ऑक्सीजन सल्फ़र है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और वैसे वैसे 4 ऑक्सीजन हैं, तो हो गया। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 46 प्लस 32 और प्लस 64, ये जब ऐड होगा तो 4 प्लस 2 6 और 4 प्लस 2 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 142 ग्राम पर मोल। ये क्या है, ये मोलर मास है। ठीक है ना, हमें क्या करना था, मास परसेंटेज निकालना था, किसका, हर एक एलिमेंट का, ये ध्यान रखना है। तो मास परसेंट याद होगा, हम लोगों ने ऐसे डिनोट भी किया था, अगर सिम्बॉलिकली लिखते हैं तो सॉरी, तो मास परसेंट अगर मैं निकालूं किसका, सोडियम का, सोडियम यानी Na का, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सोडियम जो टोटल अमाउंट है वो है कितना, ये है ना सोडियम का टोटल, तो 46 है सोडियम का। तो लिखेंगे कैसे, उस चीज़ का मास बाई टोटल इंटू 100। ठीक है, तो ये उसका मास परसेंट हो जाएगा, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से मास परसेंट ऑफ दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र, इसका मास परसेंट, तो सल्फ़र का यहाँ पर कितना मास है वो आपको देखना है, कितना है 32, टोटल देखना है, तो 32 बाई मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का है वो इंटू 100। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट एटॉमिक मास सब नहीं लिया हुआ है ना, अगर एग्जैक्ट लेते हैं तो कुछ पॉइंट में कुछ और आता है ना, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको राउंड फिगर में ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से मास परसेंट ऑफ अगर हम लोग निकालें ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो टोटल अमाउंट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है 64, तो 64 बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमें आराम से मास परसेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक है, ये मास परसेंट की बात हो गई। इस तरह से और हम लोग देख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मैंने बताया भी है, इसलिए उसका एग्जांपल्स कुछ डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ठीक है, और एक जरा से हम लोग ये कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री पे एक क्वेश्चन है,
उसको ज़रा सा चेक कर लें फटाफट। चलिए इसको देखा जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन 1.4। इसमें क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। नंबर 1 में है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन को बर्न किए ऑक्सीजन में, तो कार्बन सी लिख दिया। यहाँ पे सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है तो इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया हुआ है, ये जो कि बैलेंस्ड है ऑलरेडी। इसमें पूछा जा रहा है कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा जब 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा देख रहे हैं, ये 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, ये 1 मोल है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न होता है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन जब बर्न होता है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है ना आपसे कि 1 मोल जब आप बर्न करते हैं तो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 1 मोल का मतलब इसका 1 मोल, अब इसका 1 मोल का मास कितना होगा, मोलर मास। किसी भी चीज़ का 1 मोल का मास को मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12 और इसका 16 × 2 32, 32 + 12 तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, है ना, ये उसका मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन से हमें कितना ग्राम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नंबर 2 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब अगर सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका तो 1 मोल लिया गया, ठीक है, और ऑक्सीजन जो था यहाँ पे ऐसे मिला था, इसका जो अमाउंट लिया गया है वो है 16 ग्राम, 16 ग्राम लिया गया। तो अब आप पहले ये देखिए, पहले तो हम लोग को 1 मोल का मतलब 12 ग्राम हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमें अमाउंट इसका निकालना है, तो वो तो डिपेंड करता है ना लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो पहले तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 ग्राम कार्बन को चाहिए कितना, 1 मोल यानी कि 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मगर हम लोगों को दिया हुआ कितना है 16 ग्राम, तो कम दिया हुआ है ना, चाहिए 16 ग्राम, ये 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन करने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मगर एक्चुअली में हमें दिया हुआ कितना है, गिवन है 16 ग्राम ओनली, तो यानी कि कम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि O2 जो है, O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, O2 जो है वो क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे, ना कि इस पर। तो इसलिए मुझे इसी के हिसाब से देखना होगा, है ना। तो इसके हिसाब से जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, 1 मोल ये भी 1 मोल यानी कि 44 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 44 ग्राम दे रहा है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना देगा, यानी उसका हाफ है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो 44/32 × 16 तो कट जाएगा, तो ये हो गया 22 ग्राम। यानी कि हम लोग को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो 22 ग्राम मिलेगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो पहले देख लेना है और फिर उसके हिसाब से इक्वेशन को सेटअप करना है। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि 32 ग्राम से 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, तो 16 ग्राम इसका हाफ हो गया, तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा ना, यानी कि 22 ग्राम मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ले पा रहे हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग और आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है, और फिर उसमें देखेंगे कि आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं अगले क्लास में, ठीक है। ओवरऑल ये चैप्टर जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोगों ने लगभग सारी बातें कर ही ली हैं, ठीक है। और
जिसमें कि लास्ट टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, तो वो भी टॉपिक हो गया। और इसके अलावा हम लोग ने लगभग सारा चीज़ देख लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है NCERT पार्ट 1 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है विथ एग्जाम्पल्स भी, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर इस चैप्टर का आपका वो आई होप कि वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का। ठीक है, ओके, थैंक यू।